नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं चित्रा मुद्गल की लिखी कहानी लपटें। वे अपनी खोली के भीतर सहमे हुए से बैठे थे। कुछ देर पहले ही नाश्ते में पोहा खाया था और इस वक्त चाय की गर्म घूंटों के साथ वे एक अजीब किस्म की देह निचोड़ती सी अनमनाहट घूट रहे थे। वे यानी पति पत्नी, दो जुड़वा लड़कियां। बड़ा बेटा बब्बू तड़के ही किसी मित्र के घर अंधेरी निकल गया है। मित्र और वह दोनों ही पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में डॉक्टर बनने के सपने देख रहे हैं। वैसे तो इस छोटे से घर में तीसरी कक्षा के सामान्य विद्यार्थी मनुआ यानी राजकिशोर यादव को भी होना चाहिए था, और अगर वह इस समय जीवित होता तो पूरी तरह पास न होकर भी प्रमोटेड होकर चौथी कक्षा का विद्यार्थी होता। वह जीवित क्यों नहीं है, यह बात उसके घर वालों के लिए अनहोनी सी दारुण घटना है। लेकिन वर्तमान अराजक सामाजिक परिवेश को देखते हुए अन्य लोगों के लिए अति सामान्य सी बात। सांप्रदायिक दंगों में अक्सर तो बहुतों के पूरे कौटुंबीय जन समाप्त हो जाते हैं। पुरखों को कोई पानी देने वाला भी नहीं बचता। इस परिवार में कम से कम डॉक्टर बनने का सपना देखने वाला एक युवा पुत्र तो है, जो अपने पुरखों को कभी प्यासा नहीं रहने देगा। लड़कियों का मन हो रहा है कि वे अपनी चाली की अन्य सहेलियों के साथ उनमें से किसी भी एक की खोली के सामने वाले बरामदे में खड़ी हो, बाहर चल रही सरगर्मी के ताप से भीतर जम रही उदासी और निचाटपने को कौतूहल में पिघला लें। किंतु माँ की डपटन ने उन्हें जगह पर से हिलने नहीं दिया। भूल गई अपने मनुआ को, बड़ा पत्थर कलेजा है तुम लोगों का। लड़कियों ने डपटन का प्रतिवाद फर्श को छड़ांस घूरते हुए मन ही मन किया कि तुम भी विचित्र हो माँ, किन लोगों को किनके साथ जोड़कर आशंकित हो रही हो। नेताजी का संबोधन सुनने जितने लोग जुड़े हैं वे अपने ही तो पड़ोसी हैं। वे तो नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष में लड़कियां मुंह नहीं खोल पाईं। उनकी चाली लंबी चाली थी, 35-36 साल पुरानी। मलाड पश्चिम के इलाके मालवानी नंबर 1 में चाली के दाहिने अंतिम सिरे पर पढ़नपुरी तंबाकू की छोटी सी थोक दुकान के मालिक अगाशे साहब की खोली थी। उनकी खोली के सामने वाले बरामदे की खुली जगह में, जिसे मुंबई के लिहाज से खुली ही माना जाएगा, आसपास की चालियों के बाशिंदे उमड़े खचाखच भरे हुए थे। इतवार का दिन था, सुबह के 11 बज रहे थे। अन्य किसी रोज इत्मीनान से भरी इतनी भीड़ जुड़ नहीं सकती थी। भीड़ की गोलबंदी के बीचों बीच पैजामा कुर्ता सदरी और सिर पर गांधी टोपी धारण किए हुए नेतानुमा व्यक्ति भीड़ को लगभग ललकारते हुए से संबोधित कर रहे थे। ये जगह किसकी? ये जगह किसकी? कुछ देर रुककर उन्होंने अपनी ललकार का असर आवेग में आकंठ डूबे लोगों के दिमाग में कील सा पर्याप्त ठुकने दिया। फिर जैसे उसके संवेद उत्तर को स्वयं शब्द देते हुए बोले, हमारी ना, हमारे बाप दादों की ना। अपनी ही धरती पर हम लोग उपेक्षित हो रहे हैं, भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। क्यों? उनकी चीते सी चौकन्नी नजर फिर से भीड़ के चेहरे पर सुलग आई उत्तेजना टटोलने दौड़ी। अपनी ही धरती पर हम अन्य प्रांतवासियों से शासित शोषित हो रहे, क्यों? बाहर वाले सोने के अंडे जनने वाली मुर्गी सादृश्य महानगर में बाढ़ के पानी से फैल गए हैं और पूरे नगर में सड़ांध फैला रहे हैं। बरसों बरस पहले रोजी रोटी की तलाश में आए थे ये बाहर के लोग। आज हमारे घर में करोड़पति व्यवसायी, बड़े बड़े अफसर, सिनेमा सुपरस्टार, दुकानदार, ठेकेदार बने हुए बैठे हैं। और वे फिर टोहने रुके, उत्तेजना की आक्रोश की लपटों में पूर्ण रूपेण बदलते हुए हुंकारते हुए से आगे बोले, हमारी जात बिरादरी के लोग अपनी ही जगह पे बेरोजगार हो, कूली कबाड़ी क्लर्क बने इनकी चाकरी पर मजबूर हैं। क्यों? यह सब केंद्र की राजनीति है, हमारे लोगों को मजबूर और आशक्त बनाए रखने की। लेकिन अब हम उन्हें सावधान करना चाहते हैं कि अब हमारी जगह पर हमारी राजनीति चलेगी, उनकी नहीं। हम नपुंसक नहीं हैं, अपने हितों को अब हम और तिरस्कार होता नहीं देख सकते। अपनी जात बिरादरी के लोगों की हितचिंतता की खातिर, अपने अधिकारों के संरक्षण की खातिर हमने अपनी पार्टी गठित की है, लोक सेना। तालियों की तुमुल ध्वनि के बीच नेता के निश्चय का स्वागत हुआ।
आखिरी हाथ की ताली की ताल पूरी होते तक नेता महोदय मुग्धावस्था में ही रहे। सन्नाटा खींचते ही उन्होंने दहाड़ लगाई, आमची मुंबई, आमचे माणस, यही लोक सेना का आह्वान है। मुंबई पर अपनी पार्टी की विजय पताका फहराकर हम संपूर्ण महाराष्ट्र को अपना लक्ष्य बनाएंगे, अलख जगाएंगे। नेताजी ने भीड़ से वादा किया कि उनकी पार्टी के सत्ता में आते ही हमारी जात बिरादरी के लोग रोजगार में आरक्षित होंगे, वे व्यवसाय में सुविधाएं पाएंगे, उच्च पद उनके लिए सुलभ होंगे, ऊंची अट्टालिकाओं में वे बसेंगे, सिनेमा के पर्दे पर नायक नायिका होंगे, तकनीशियन होंगे। इन समस्त लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वे सर्वप्रथम लोक सेना के सदस्य बने। पार्टी के विकास के लिए दिल खोलकर चंदा दें। लोक सेना उनकी पार्टी है, किसी की टट्टू नहीं। नेताजी के आह्वान पर लोगों ने अपनी जेबें टटोली, मगर नेताजी ने उन्हें बरस दिया कि सभा स्थल पर वे चंदा नहीं स्वीकार करेंगे। वे जात बिरादरी की प्रत्येक देहरी पर स्वयं याचक की भांति उपस्थित होंगे और बूंद बूंद से लोक सेना का घड़ा भरेंगे। जैसी जिसकी सामर्थ्य हो, कोई सीमा बाध्यता नहीं। स्वयं प्रेरित होइए और दिल खोलकर चंदे के लिए आगे आइए। महानगर की उत्ताल शुद्ध लहरों को चीरती हुई डोंगी की भांति भीड़ के जयघोष को चीरते हुए शहीदी मुद्रा ओढ़े नेताजी आगाशे साहब की खोली के समक्ष आ पहुंचे। संयोजित कार्यक्रम को स्वयं प्रेरित होने का रंग पहनाते हुए आगाशे साहब की कृतकृत्य होती पत्नी ने देहरी पर तिलक कर उनकी आरती उतारी और चरणों में झुक गई। आगाशे साहब ने उन्हें ससम्मान कुर्सी पर बिठाया और गले में रुमाल लहराते उनके अंगरक्षकों को घर में धंसने की जगह बनाई। खिड़की के पर्दे खींचकर लोगों के चेहरों को नहीं, सिर्फ उनकी आंखों को भीतर की झांकी झांक पानी भरकर डौल प्रदान किया गया। खिड़की पर ढेरों आंखें एक दूसरे पर सवार हो धक्का मुक्की करने लगी कि आगाशे साहब की खोली की दीवारों के ढहने का अंदेशा हो आया। आगाशे साहब की पत्नी एक पल के लिए भीतर गई, लौटी तो उनकी दोनों अंजूरियां गहनों से लबालब भरी हुई थीं। इष्ट के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करती हुई भक्ति सदृश उन्होंने नेताजी के चरणों में गहने अर्पित कर दिए। तालियों की तुमुल गड़गड़ाहट में लोगों के कान नहीं बल्कि आंखें फट गईं। गद्द नेताजी की दाहिनी हथेली आशीष देती हुई तथागतित मुद्रा में तन गई। काफी मनुहार के बाद जलपान का आग्रह उन्होंने आगाशे साहब की पत्नी के हाथों एक गिलास गोरस भर पीकर रखा और कुर्सी से उठ गए। उनके कुर्सी से उठते ही गले में भगवा रुमाल लहराए चेलों ने एक महान ऐतिहासिक विजेता महाराज के नाम की तान भरी, बोलो जय। भीड़ के गले की नसें तनने लगी। जन जागरण का यह अनुष्ठान नेताजी ने चाली की प्रत्येक खोली में दोहराया। छूट गया सिर्फ उनका मकान रघुनंदन यादव उर्फ दूध वाले भैया की खोली। सैकड़ों जोड़ी पांवों की आहटें जय घोष से आलोड़ित होती उनकी खोली का बरामदा उतर गईं। वे भीतर सांसें रोके हुए दरवाजे पर किसी दस्तक की प्रतीक्षा करते रहे। खिड़की के पल्ले की ओर से दूध वाले भैया की पत्नी ने उनकी जुड़वा बेटियों ने नेताओं के काफिले को शेगड़े चाली की ओर मदमस्त हाथी की चाल से बढ़ते देखा। सहमे स्वर में वे पति से बोली, चंदे की खातिर हमारा घर काहे छोड़ दिए नेताजी? जवाब तुनकी हुई एक बेटी ने दिया, सारी चाली नेताजी के स्वागत में इकट्ठी हुई, बप्पा काहे नहीं गए? चुप रह, छोड़ दिए तो छोड़ दिए, चंदा बचा हमारा, प्रतिक्रिया में बाप गुर्राए। झूठ काहे बोल रहे? नहीं गए पार्टीबाजी के चक्कर में, नहीं जानते कि दूसरों की भूमि पर अपनी राजनीति नहीं चलेगी। पत्नी ने भीतर की गांठ खोली। लगातार संकीर्णता भरी नारेबाजी सुनकर शुद्ध पति ने उन्हें घुड़का, लोकतंत्र है, जो चाहे जहां खड़ा रहे, तुम काहे बेवजह खोपड़ी खपा रही? खोपड़ी सही सलामत है सो खपा रहे हैं, खोपड़ी न रहेगी तो खपाएंगे खाक। तुम्हारे वेद वाक्यों का मतलब खूब समझते हुए भी पति ने अनजान बनने की कोशिश की। मतलब बहुत भयानक है। चाली के सभी खोली वालों ने नेताओं की पैलकी की। सबे की खोली से समाई भर चंदा उगाहा गया। दिया उगाहा, एक तुम्हारी खोली छोड़ने का मतलब तुम तो हो गए नक्की बिरादरी बाहर। ओ, हमने तो बिटियन को बाहर जाने से बरजा था। भीड़ देखते ही जाने काहे घबराहट से होने लगती है। न जाने कब पैतरा बदल उन्मादी हो उठे, पर तुम काहे घर में घुसे बैठे रहे? मर्जी क्या है तुम्हारी? पति की भ्रिकुटी चढ़ी। चरचर लगी हो तब से।
नाक रगड़े उनके पाँव पर जाके। 21 बरस से पड़ोसी हैं हम मात्रे साहब अगाशे साहब के, सो कुछ नहीं लगे उनके। छोड़ दिए तो छोड़ दिए, मामला एकदम साफ हो गया कि हम उनकी जात के नहीं, देश के नहीं, धर्म के भले एक हों, होते रहें। अंदर की बात समझ भी गए तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ने का। पत्नी का स्वर अनायास थर्राया। न पड़े, बुद्धि से काम लो। हमारी समझ में यही आ रहा है कि तुम समय गवाए बिना फौरन शेगड़े की चलिया की ओर लपक लो और नेताजी को सादर अपनी खोली पर आने के लिए आमंत्रित करो। पति ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी सी की। जय घोष के निरंतर ऊंचे होते स्वर ने पत्नी को तनिक और उद्विग्न कर दिया। हेठी की चिंता छोड़ो, मामला हाथ से छूटी गोली हो गया तो फिर साधे नहीं सदने का। अचानक सब्र खो क्षुब्ध स्वर को भरसक दबाते हुए पति तड़के। 5 साल दंगों के भूल गई इनका दोमुहा चरित्र। अपने धर्म के लोगों को सांप्रदायिक ताकतों के कातिलाना हमलों से बचाने की आड़ में इनकी पार्टी में शामिल गुंडों ने उन्हीं पर नहीं, हम लोगों पर भी कम खुन्नस नहीं उतारी, नहीं लूट ली दुकानें, नहीं फूके तबेले। पति का गोल मूछों भरा चेहरा वितृष्णा से डरावना हुआ आया। औरत जात अखबार पढ़े तो जाने इनकी पोल पट्टी, इनके छद्म। विधानसभा में उत्तर भारतीय विधायकों ने इनके जुल्मों के खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया तो अपनी जाति के उद्धारक यही नेता भारी भरकम शब्दों में अपने गुंडों की वकालत करने पर उतर आए कि आत्मरक्षा के लिए किए गए प्रतिवाद स्वरूप संभव है कि संयोगवश कोई लपट तबेले दुकानों तक पहुंच गई हो, बल्कि हमारी पार्टी हमारे कार्यकर्ता न होते तो इनके तबेले दुकानें ही न फूके होते, घर भी फूक गए होते। विधायकों ने तर्क किया कि संयोग एक खास वर्ग जाति के लोगों के साथ ही क्यों घटा, तो पलटकर उन्होंने उत्तर भारतीय विधायकों को फटकारा कि वे तिल का ताड़ बनाकर जाति सांप्रदायिकता की आड़ पर अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। 2 स्मृतियों से भरा बीत गया कल कहीं रेतता है। उनकी करक की छटपटाहट पत्नी की टकटकी में आर्द्र होने लगी। सोई तो हम कह रहे ऐसा फिर नहीं हो सकता है नहीं, बल्कि शर्तिया होगा। आर्द्रता को कंठ में ही घूटा पत्नी ने। बेबस खिन्नता फुकार छोड़ती सी करेजे को मत गई। उनके लोगों ने कभी इस धरती को पराया समझा, कम सेवा टहल की इस माया नगरी की। कमाकर गांव घर पटवाते रहे तो अपना ही आधा पेट काट करना। डाके जनी की किसी की संपत्ति पर खाने कमाने की नीयत से घर बार त्याग बरसों बरस पहले गुड़ सतुआ बांध निकल लिए थे उनके लोग। आज अपने ही देश में बिराने हो गए। गांव घर कुटुंबी जनों के लेखे तो वे परदेसी ही हो गए हैं। ससुर निर्मोही हो साफ कहते हैं कि बहुरिया, जो दोनों बिटियन को लेके तुम अपनी देहरी वास न करोगी तो निश्चय मानो जात बिरादरी में इन लड़कियों का ठौर ठिकाना न लगने का, न इधर के रहे न उधर के। दिन रात हाड़ तोड़ी कर जितना जोड़ा कमाया उनकी दखल किनारा कर लगन पूर्वक गांव बैठे ससुर की झोली भरते रहे। कोई एहसान मानता है? जब अपने ही लगे सगे कि ये दिए का एहसान नहीं मानते तो ये लोग तो फिर पराए ही ठहरे। इनकी भूख प्यास बिना कुछ उगाहे शांत नहीं होने की। फिर जब इन्हीं के बीच रहकर जीना मरना हुआ तो उसका ब्याज दंड हंसी खुशी झेल लेने में कैसी हील हुज्जत। पत्नी की चुप्पी पति को खली। पत्नी की बड़ी बुरी आदत है, कोई बात मन में आ जाए या बैठ जाए तो अन्य दिशा में सोच ही नहीं पाती। बोल नहीं रही, चित्त ठिकाने नहीं तुम्हारी नासमझी के चलते। फिर वही खूटा, इनकी आओ भगत से कुछ होना हवाना नहीं। मानो हमारे लोग भी अब चेत रहे, संगठित हो रहे, संगठित होने के महत्व को बराबर अनुभव कर रहे हैं। अब अगर हम पर वार हुआ तो हम एकजुट हो उसका प्रतिवाद करेंगे। हमें लूटकर पकी पकाई खिचड़ी हजम करना फिलहाल इनके लिए इतना आसान नहीं। पति ने हाथ उठाकर झटका। हमने भी इस शहर की ईंटों पर पलस्तर चढ़ाया है। मुकाबले से ये चुप बैठ जाएंगे, हिसाब चुकते हो जाएंगे। उनके हिसाब चुकते हो गए इस देश समाज में जिनके दोनों ओर से सैकड़ों मुकाबले हो चुके हैं और अब तक हो रहे हैं। हमने कौन चूड़ी पहन रखी है और क्यों दबे हम? भैंस दुहते दुहते तुम्हारी अकिल ठुस हो गई है। तनिक दिमाग से काम लो। जल में रहकर मगरमच्छ से बैर उचित नहीं। फालतू धौस पट्टी में आ रही। न्याय व्यवस्था कानून कोई मायने नहीं रखते। मनुआ का न्याय मिल गया, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तबेले के मालिक होके भी नहीं बूझ पाए इस महामंत्र को। कानून और क्या कहते हो?
व्यवस्था में तो इन्हीं की जात बिरादरी के लोग भरे हुए हैं, और अब जैसा हम समझ पा रहे हैं, बेरोजगार निठल्ले ही नहीं, पढ़े लिखे भी इनके पक्षधर हो रहे हैं। पति ने टोका तमक कर। बलबलाते भर नहीं हम, सब तैयारियां चल रही हैं। विधानसभा चुनाव में हमारे अधिक से अधिक प्रतिनिधि खड़े हो रहे हैं। बस बस मिल गया बहुमत। मौका पड़ने पर उनके सूप की राई होते बेर नहीं लगती। आ गए विपदा में तुम्हारी रक्षा को वे। तुम्हारे ये नेताजी आएंगे? नेताजी नहीं आएंगे, आएंगे काम पड़ोसी, उनके अनुयायी। सोई कह रही हूँ, फौरन उठ जाओ और अपने दरवाजे पर लग गया खूनी ठप्पा पुछवा लो। पति के भीतर अचानक जन्मे असमंजस को अगले ही पल नकद कर लेने के ध्येय से पुनः ललकारा उन्होंने। जय घोष से हमें अनुमान हो रहा है कि नेताओं की सवारी इस वक्त शेगड़े चाली की बसंती ताई के ठियां पहुंची हुई है। दुविधा से उबर नहीं पाए पति। पड़ोसी बेवकूफ नहीं ठहरे। नेताजी को अपने ठियां आमंत्रित करने आया देखकर सोचेंगे नहीं कि अब तक कहाँ सोए बैठे थे रघुनाथ यादव जी उर्फ दूध वाले भैया जी। नगाड़े किसी और मोहल्ले में तो बज नहीं रहे थे। चतुर पत्नी ने दुविधा भाप ली, मुक्ति को आगे आई। निसंकोच अगाशे साहब से कह देना कि दो एक भैंसिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, सो दुहाई के बाद तुम्हें तबेले में ही रात काटनी पड़ी। अभी अभी घर लौटे तो घर घुसते ही खबर लगी कि नेताजी तुम्हारी कुटिया बिना पवित्र किए ही आगे बढ़ गए। तो तुम उल्टे पांव पलट लिए। वैसे भी भोर से तुम मूस से घर घुस्सू हुए पड़े हुए हो। किसी ने तुम्हें देखा थोड़े ही है, तुम खोली पर मौजूद हो कि नहीं। ऊहापोह तनिक दर की। अनमनी से कुर्सी छोड़ उठ खड़े हुए और खूंटी पर टंगा कुर्ता उतार कर गले में डालते हुए पत्नी की ओर उन्मुख हुए। अपने निर्णय पर एक बार फिर से विचार लो। नेताजी को खाली में आमंत्रित करने का मतलब समझती हो ना? खूब सोच विचार लिया है। हम भी उन्हें चंदा देंगे, उनकी जात बिरादरी वालों से अधिक देंगे। पत्नी का स्वर दृढ़ हो आया। दरवाजे की कुंडी खोलते हुए वे पलटे। बहबूदी न झाड़ो, चंदे की रकम आएगी कहाँ से? उसका भी इंतजाम है। उन्होंने अविश्वास से पत्नी की ओर देखा। दरवाजे का पल्ला नहीं खोला। बब्बू के डाकदरी के दाखिले के लिए जो 22,000 रुपये जुगाड़ कर कल बैंक में डालने के लिए रखवा दिए थे तुमने, रोक लिए थे हमने। चंदे में वही दे दो। दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? पलट कर वे पत्नी की सीध में हो गए। दाखिले के लिए चिंतित मत हो, मौके पर हम अपनी ये 4 ठो चूड़ियां बेच देंगे, 5 तोले की हैं। वे क्रोध से भरे हुए कुछ कहने को हुए कि पत्नी ने बोलने नहीं दिया। उसकी आवाज भावावेश में कांपती सी हो आई। जान है तो जहान है, पैसों का क्या कमा लोगे? बाल बच्चों की जान कमा सकते हो? बोलो बोलो, ठीक से कहते नहीं बना। गला एकदम भर्रा आया उनका। जुड़वा बेटियां अधीर हो माँ के निकट खिंचाईं। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो माँ? एक ने हैरानी से सवाल किया। उत्तर में उसके कंठ से आर्तनाद फूट पड़ा, जिसे फौरन उसने मुंह में आंचल ठूसकर रोका। एक लंबी हुचकी खींचते हुए फुसफुसाई। मनुआ को उन लोगों ने लपटों में नहीं झोंका। जहरा चूड़ी वाली बता रही थी कि रोजे का समय चल रहा मेरा। झूठ नहीं बोलूंगी भाभी साहब, हमने अपनी नंगी आंखों से शेट्टी टीवी वाले की दुकान लूटने के बाद 70-40 के छोकरों को, मनुआ को दबोच लपटों में झोंकते देखा है। 70-40 वाले पार साल इन्हीं की पार्टी के लिए चंदा मांगने नहीं आए थे। खोली की दीवारों पर सन्नाटा रेंग गया। वे यानी रघुनंदन यादव उर्फ मुंबई के दूध वाले भैया जी अपनी जगह पर पत्थर की मूरत हो गए। एक बेटी ने माँ के इशारे पर रसोई से गिलास भर पानी ला कर दिया, मगर वे घूंट नहीं भर पाए। अचानक दरवाजे का पल्ला खोल वे बिना पीछे मुड़े पत्नी से बोले, तुम नेताजी की आगवानी की तैयारी करो फटाफट। शेगड़े की चाली से हम उनके काफिले को अपनी खोली की ओर मोड़ते हैं। अभी आप सुन रहे थे चित्रा मुदगल की लिखी कहानी लपटें।